बार्थोलिन सिस्ट, बार्थोलिन्स ग्लैंड फीमेल्स में बहुत कॉमन चीज़ है। कभी कभी उसके कारण नीचे वल्वा पे जेनिटल एरिया में स्वेलिंग हो जाती है। वो स्वेलिंग कभी कभी उसके अंदर पस हो जाता है, बहुत पेनफुल हो जाती है। नॉर्मल डे टू डे लाइफस्टाइल में तकलीफ होती है। ये बार्थोलिन्स ग्लैंड क्या होता है, बार्थोलिन सिस्ट क्या होता है, बार्थोलिन सिस्ट कैसे होता है, उसका घरेलू क्या इलाज है, उसकी क्या दवाई करनी चाहिए, क्या उसके ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, ये बार्थोलिन सिस्ट बार बार क्यों होता है, इस सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रजत और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल गायनेक दीदी और गायनेक वाला। तो ये बार्थोलिन सिस्ट क्या होता है, बार्थोलिन सिस्ट क्या होता है, उसको जानने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि बार्थोलिन्स ग्लैंड क्या होता है। दरअसल फीमेल्स में वल्वा में पोस्टीरियर साइड पे एक छोटा सा ग्लैंड होता है, उसको हम लोग बार्थोलिन्स ग्लैंड बोलते हैं। ग्लैंड माने ग्रंथि। उस ग्लैंड का मेन काम होता है कि फीमेल को सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल एक्ट के टाइम पे लुब्रिकेशन प्रदान करे। तो उस ग्लैंड के जो सिक्रीशन है, जो उसका पदार्थ पानी होता है, वो नॉर्मल सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान वजाइना में लिक्विड सिक्रेट करते हैं, जिसके कारण सेक्सुअल इंटरकोर्स में लुब्रिकेशन होता है। तो ये बार्थोलिन्स ग्लैंड क्या तकलीफ वाली चीज़ है? नहीं, तकलीफ वाली चीज़ नहीं है। कभी कभी क्या होता है, ये ग्लैंड का जो बॉडी होता है और उसका जो मुंह होता है, माउथ होता है, वो ब्लॉक हो जाता है, जिसके कारण ग्लैंड के अंदर के जो सिक्रीशंस है वो अंदर भर भर जाते हैं। और वो जब ग्लैंड के अंदर सिक्रेशन भर जाते हैं, उसको हम लोग हमारी भाषा में बार्थोलिन सिस्ट बोलते हैं। बार्थोलिन सिस्ट का अमूमन एक या तो चने के दाने के बराबर साइज़ होता है, या कभी कभी बड़े होके वो गोल्फ बॉल या फिर एक छोटे बेर के बराबर साइज़ के हो जाते हैं। बार्थोलिन सिस्ट के सिम्टम्स क्या होते हैं? 90% केसेस में बार्थोलिन सिस्ट खाली एक सिंपल एक स्वेलिंग की तरह होती है, जिसके कोई सिम्टम्स नहीं होते। और जैसे जैसे साइज़ बड़ा होता है वैसे वैसे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है, चलने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे थोड़ा सा पेन होता है। प्रॉब्लम तब आती है जब वो सिस्ट के अंदर इन्फेक्शन हो जाए। अगर उस सिस्ट के अंदर इन्फेक्शन हो जाए तो उसका जो पानी, उसका सिक्रीशन है, उसके अंदर पस भर जाएगा। और कोई भी जगह जब पस होता है और पस कलेक्शन इनसाइड ए क्लोज्ड कैविटी, जब वो बंद जगह पे पस बनता है तो फीमेल को एक्सट्रीम पेन होता है। लोकलाइज एरिया में बहुत सिवियर पेन होता है, चलने में तकलीफ होती है, बैठने में तकलीफ होती है, यूरिन पास करने में उसको बार बार इरिटेशन होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स में तकलीफ होता है, और नीचे एक हल्का सा लैग, सैगिंग पेन जैसा भी रहता है। और जब तक उस इन्फेक्टेड सिस्ट का निराकरण नहीं हो जाए, पस बाहर नहीं निकल जाए, या तो पस अपने आप से फट के सिस्ट फट जाए, रप्चर हो जाए, या फिर हम लोग सर्जिकली उसको इंसिजन रख के पस ड्रेन नहीं करते, तब तक फीमेल को आराम नहीं मिलता है। जैसा मैंने कहा, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये सिस्ट अपने आप रप्चर हो जाता है, इसलिए सर्जिकल मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। बार्थोलिन्स ग्लैंड को हम लोग कोपस ग्लैंड भी बोलते हैं। बार्थोलिन सिस्ट के जो मेनली सिम्टम्स होते हैं वो 20 से 30 साल की फीमेल्स में होते हैं। वो फीमेल्स जो सेक्सुअली एक्टिव होती हैं, क्योंकि बार्थोलिन सिस्ट होने का जो मेन कारण होता है कोई वल्वा के ग्लैंड के माउथ की ओपनिंग पे बार बार इरिटेशन होना। वो इरिटेशन होने का मेन कारण होता है या तो टाइट सिंथेटिक क्लॉथ्स, कपड़े पहने हुए हों, सेक्सुअल इंटरकोर्स के कारण बार बार इरिटेशन होना, या फिर बहुत बार हमने ये देखा है कि इम्प्रॉपर जेनाइटल हाइजीन, उसके कारण भी बार बार ये सिस्ट होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कुछ फीमेल्स जो पेल्विक हेयर होते हैं उसको शेव करते हैं। शेविंग करने के टाइम पे वल्वल स्किन पे माइक्रो कट्स हो जाते हैं, और माइक्रो कट्स होने के प्रोसेस में जो वल्वल स्किन पे जो नॉर्मल कॉमेंसल बैक्टीरिया होते हैं वो अंदर घुस जाते हैं और वो इन्फेक्शन करते हैं। अगर वो माइक्रो कट्स एक ग्लैंड्स की ओपनिंग के आसपास हो गए तो उस कारण बार्थोलिन सिस्ट में इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए शेविंग के कारण भी कभी कभी ये बार्थोलिन सिस्ट बार बार हो सकते हैं। कौन सी फीमेल्स ज़्यादा रिस्क में हैं? जैसे मैंने बताया, 20 से 30 साल की फीमेल्स जो सेक्सुअली एक्टिव हैं वो ज़्यादा रिस्क पे होते हैं। हालांकि कभी कभी वर्जिन फीमेल्स में भी ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे मैंने बताया, शेविंग और इम्प्रॉपर वजाइनल हाइजीन के कारण।
सिम्टम्स के मैंने बारे में बात की। बार्थोलिन सिस्ट का मेन सिम्टम है एक चने के दाने से लेके एक बेर के दाने तक की स्वेलिंग। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये स्वेलिंग होती है और ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है, लेकिन जैसे जैसे स्वेलिंग का साइज़ बढ़ता है पेशेंट को लो सैगिंग, हल्का हल्का वेग एब्डोमिनल लोअर पेल्विक पेन रहने लगता है और चलने फिरने में बार बार स्वेलिंग के कारण थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहता है। जब वो यूरिन वो स्वेलिंग के ऊपर लगता है तो बर्निंग मिक्चुरेशन बर्निंग यूरिन होता है। इंटरकोर्स के टाइम पे प्रॉब्लम होता है, डिस्पेरिनिया होता है। और अगर वो सिस्ट में इन्फेक्शन हुआ तो जैसे मैंने बोला तो वो सीवियर पेन होगा, कभी कभी फीवर भी होता है। क्या ये बार्थोलिन सिस्ट ब्लीड कर सकता है? अगर उसको ट्रॉमा हुआ तो कभी कभी ब्लीड कर सकता है। सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे ट्रॉमा या कोई भी लोकल ट्रॉमा वो फट सकता है तो शायद ब्लीडिंग कर सकता है, पर नॉर्मली ब्लीड नहीं करता है। ये सिस्ट नॉर्मली भी होते हैं, कुछ केसेस में 4 से 6 हफ्ते रहते हैं फिर अपने आप कम हो जाते हैं, लेकिन अगर इन्फेक्शन हो गया तो तकलीफ होती है। अच्छा, बहुत सारे फीमेल्स ये होता है कि अगर क्या ये अगर सिस्ट है और उसको अगर कुछ तकलीफ नहीं है तो उसका ट्रीटमेंट की ज़रूरत है? आंसर है नहीं। लेकिन अगर उसको पेन हो रहा है और लोकल एरिया पे इन्फ्लेमेशन के साइंस हैं, इन्फ्लेमेशन के साइंस का मतलब है अगर हम उसको छुएंगे तो वो लोकल एरिया हल्का सा गर्म होगा, टेंडर होगा, मतलब उसको छुएंगे तो पेशेंट को दर्द होगा, पेन भी होगा और पेशेंट को शायद फीवर भी आएगा। अगर ये सिम्टम्स हैं तो इसका मतलब है कि उस सिस्ट में इन्फेक्शन हुआ है। अगर इन्फेक्शन हुआ है और अर्ली स्टेज का इन्फेक्शन है और पस उसमें फॉर्मेशन नहीं हुआ है तो हम लोगों को उसको एंटीबायोटिक और पेन किलर देना चाहिए। मोस्टली अगर इन्फेक्शन के शुरुआत की 2-3 दिन के स्टेज के अंदर पेशेंट हमारे पास आता है तो फिर हम लोग उसको एंटीबायोटिक देते हैं और पेन किलर देते हैं। ऐसे में 90% केसेस में वो इन्फेक्शन रिजॉल्व हो जाता है, स्वेलिंग अपने आप रिजॉल्व हो जाती है, पेशेंट को पेन और फीवर कम हो जाता है। लेकिन अगर पेन फीवर स्वेलिंग होने के 5 से 7 दिन के बाद पेशेंट हमारे पास आता है तो तब उसका मतलब है तब तक पस ऑलरेडी फॉर्म हो चुका है और वो टाइम पे अगर हम लोग एंटीबायोटिक देंगे, अगर पस एक बार फॉर्म हो गया तो वो एंटीबायोटिक जो पस फॉर्म हुआ है उसको सॉल्यूशन नहीं करेगी, वो पस को आगे फैलने से रोकेगी। पर जो पस है उसको बाहर निकलना ज़रूरी है। या तो वो पस अपने आप फाड़ के बार्थोलिन सिस्ट रप्चर हो जाए, वो अपने आप पस बाहर आ जाए, या फिर हम लोग सर्जिकली एक उस पर छोटा सा इंसिजन एंड ड्रेनेज एक छोटा सा निक रख के उस पस को ड्रेन करें तो वो बाहर आएगा। पेशेंट को अगर घर पे बार्थोलिन सिस्ट में पेन हो रहा है तो इसकी होम रेमेडीज़ क्या है, घर पे पेशेंट क्या इलाज कर सकता है? कोई भी एक पेन किलर ले लें। आप ब्रूफेन ले सकते हैं, आप पैरासीटामोल ले सकते हैं, आप कॉम्बिफ्लाम ले सकते हैं। उस पेन किलर को आप दिन में 3 बार लें और 3 दिन तक लें। आप उसके ऊपर पहले शुरू के 2-3 दिनों में आइस एप्लीकेशन करें। मैं मेरे पेशेंट्स को बोलता हूँ हर 2 से 4 घंटे पे आप एक आइस क्यूब लगाएं। वो आइस क्यूब क्या करेगा, बेसिकली लोकल एनेस्थेसिया का काम करेगा। वो एरिया पे पेन जो इन्फ्लेमेशन के कारण पेन होगा वो एरिया को नम कर देगा और पेन कम फील होगा। इसके अलावा हॉट सीट्स बात करना चाहिए। हॉट सीट्स बात का मतलब है घर पे एक टब लें, उसमें गर्म पानी डालें, अच्छा गर्म होना चाहिए पर इतना गर्म नहीं होना चाहिए कि जल जाए और ल्यूकवार्म गर्म भी नहीं होना चाहिए, अच्छा गर्म होना चाहिए। उसमें कोई भी एंटीसेप्टिक डेटॉल या सेवलॉन के 2 ढक्कन डालें और 15 से 20 मिनट आप उसमें बैठें। लोकल एरिया को वो पूरा एंटीसेप्टिक का काम करेगा, उससे पेन रिलीफ में भी थोड़ा सा मदद करेगा। ये चीज़ें आप घर पे कर सकते हैं। घर पे 2 या 3 दिन के अगर ये सब चीज़ों के बाद आपको आराम नहीं मिलता है तो प्लीज़ डॉक्टर को बताएं। डॉक्टर को कब बताना है मैंने इसका जवाब दे दिया है, लेकिन अगर फीवर आ गया, हाई ग्रेड फीवर आ रहा है तो फिर डॉक्टर वेट नहीं करें घर पे इलाज करने का, तो फिर तुरंत डॉक्टर को बताएं। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि सपोज ये हमने बार्थोलिन सिस्ट को ट्रीट नहीं किया तो क्या हो सकता है? अगर हमने बार्थोलिन सिस्ट को ट्रीट नहीं किया तो मोस्टली कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर छोटा बार्थोलिन सिस्ट है तो हमको कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर उसका साइज़ बढ़ गया और फीमेल सेक्सुअली एक्टिव है और वो ट्रॉमा के कारण उसके अंदर पस हो गया या फिर ब्लीडिंग हो गई तो फिर पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्टेड बार्थोलिन सिस्ट को हमको ट्रीट करने का ज़रूरत रहता है और वो इन्फेक्शन कभी कभी बाहर भी फैल सकता है। क्या बार्थोलिन सिस्ट को हम लोग ऐसे ही रहने दे सकते हैं? मैंने जैसे बोला, अगर चने के साइज़ का बार्थोलिन सिस्ट है और फीमेल को कोई तकलीफ़ नहीं हो रही है
पेन नहीं हो रहा है, पेशेंट को यूरिन पास करने में कोई तकलीफ नहीं है, पेशेंट को इंटरकोर्स के टाइम पे कोई तकलीफ नहीं है, तो हम उसको एज इट इज़ रहने दे देते हैं, क्योंकि बहुत सारे केस में 50 to 70% केस में 4 से 6 हफ्ते के अंदर वो अपने आप चला जाता है। अच्छा, बहुत सारी फीमेल्स मेरे पास जिनको बार्थोलिन सिस्ट साल में 2 बार 3 बार 4 बार होता है। रिकरेंट बार्थोलिन सिस्ट बहुत कॉमन है। रिकरेंट बार्थोलिन सिस्ट यूजुअली 20 to 40 की एज में कॉमन है। जैसे मैंने बताया, सेक्सुअली एक्टिव फीमेल्स में, इम्प्रॉपर सेक्सुअल हाइजीन में, और अगर जो लोग शेविंग के यूज़ से पेल्विक हेयर को साफ करते हैं उनके में ज़्यादा कॉमन होता है। ऐसे पेशेंट्स में हम लोग 3 चीज़ें कॉमन बोलते हैं। एक, आप पेल्विक हेयर को शेविंग की जगह आप ट्रिमिंग करें ताकि स्किन पे माइक्रो कट्स नहीं आए। गुड जेनेटल हाइजीन मेंटेन रखें। गुड प्रोबायोटिक डाइट और प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स लें ताकि बार बार आपको इन्फेक्शन नहीं हो। और टाइट अंडरगारमेंट्स, टाइट क्लोथिंग ना पहने। और सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे कोई भी लुब्रिकेशन का यूज़ करें या और फिर एक कंडोम का यूज़ करें ताकि इरिटेशन ना हो, ग्लैंड्स के माउथ का ओपनिंग ब्लॉक नहीं हो। क्या बार्थोलिन सिस्ट अचानक हो सकता है, ओवरनाइट हो सकता है? मतलब जैसे मैंने बोला, बार्थोलिन्स ग्लैंड एक ग्रंथि है जिसके अंदर सिक्रेट होता है। वो अगर उसका माउथ बंद हो गया तो जब माउथ बंद होता है उसके 2 3 4 दिन के बाद आपको स्वेलिंग पता चल सकता है। क्या बार्थोलिन सिस्ट की कोई एक क्विक होम रेमेडी है, तुरंत घरेलू नुस्खा इलाज है? मैंने बोला आइस एप्लीकेशन करेंगे और ओरल पेन रिलीफ मेडिसिन लेंगे, कोई भी उससे नहीं फ़र्क पड़ता है तो डॉक्टर्स को बताएं। अच्छा, क्या पीरियड्स के टाइम पे बार्थोलिन्स ग्लैंड में कोई फ़र्क पड़ता है? अमूमन अमूमन पीरियड्स के टाइम पे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन बहुत रेयर केस में एंडोमेट्रियोसिस के कारण थोड़ा सा तकलीफ बढ़ सकता है। क्या एक अनमैरिड फीमेल को या जो फीमेल वर्जिन है उसको बार्थोलिन सिस्ट हो सकता है? जैसे हमने आगे बताया आपको, बार्थोलिन सिस्ट का जो मेन कारण है, क्योंकि बार्थोलिन्स ग्लैंड वल्वा पे होते हैं और उसका ओपनिंग वल्वा के बाहर होता है, उसका मेन फंक्शन होता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे फ्लूइड सिक्रेट करना ताकि लुब्रिकेशन हो सके। अगर वो सेक्सुअल वो जब इंटरकोर्स होता है तो वो जो माउथ ग्लैंड की माउथ होता है वो ब्लॉक हो जाती है, उसके कारण बार्थोलिन सिस्ट होता है। लेकिन खाली सेक्सुअल इंटरकोर्स एक कारण नहीं है बार्थोलिन सिस्ट होने का। वो कोई भी इरिटेशन, वल्वा के ऊपर कोई भी फैक्टर जो बार बार इरिटेशन करेगा, जैसे टाइट क्लोथिंग या फिर बार बार शेविंग करना, वो भी फैक्टर्स हो सकते हैं। अगर वो वर्जिन फीमेल में वो फैक्टर्स हैं तो उसको भी बार्थोलिन सिस्ट हो सकता है। क्या बार्थोलिन सिस्ट अपने आप रप्चर हो जाता है? आंसर इज़ येस, अपने आप रप्चर होता है। अच्छा, जब एक बार पस फॉर्मेशन हो गया और पेशेंट को हमने, सपोज पेशेंट के पास 2 ऑप्शन होते हैं, हम पेशेंट को बोलते हैं आप 3 4 दिन का एंटीबायोटिक लें, 3 4 दिन का पेन किलर लें और उसका रप्चर होने का वेट करें। अगर रप्चर नहीं होता है तो हम लोग उसको इंसिजन रख के, एक छोटा सा 5 10 मिनट का प्रोसीजर होता है, इंसिजन रख के, निक रख के उसको पस ड्रेन कर देंगे। कभी कभी पेशेंट उसके लिए रेडी नहीं होता है, तो फिर ऐसे पेशेंट्स में हम लोग उसको एडवाइस करते हैं कि आप ग्लिसरीन और मैक्सेल्फ का एक पाउडर आता है मैग्नीशियम सल्फेट का, और ग्लिसरीन का एक सॉल्यूशन होता है, हम उसको बोलते हैं 1 चम्मच मैग्नीशियम सल्फेट का पाउडर और 1 चम्मच ग्लिसरीन। इसको आप एक कटोरी में मिक्स करें, उसको आप उबालें, ठंडा करें और उसका लेप जो है वो आप स्वेलिंग के ऊपर लगाएं। ये मैग्नीशियम और ग्लिसरीन क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक होता है, तो वो जो स्वेलिंग का जो अंदर का पानी होता है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एडिमा को कम करते हैं, तो पेशेंट को पेन रिलीफ होने का चांसेस बढ़ जाता है। और कभी कभी ऐसा देखा गया है कि ये रप्चर होने में, सिस्ट को बर्स्ट होने में मदद करता है, क्योंकि पस का अल्टीमेटली बाहर निकलना ज़रूरी है। जैसे ही पस बाहर निकलता है उसके दूसरे तीसरे मिनट में पेशेंट का पेन एकदम गायब हो जाता है, और हमको खाली वो टाइम पे वो ध्यान रखना पड़ता है कि इन्फेक्शन बाहर नहीं फैले। अच्छा, पस बार्थोलिन सिस्ट जो होता है, जब हम इसका, जैसे मैंने बोला, इसका 2 सर्जिकल प्रोसीजर होते हैं। एक हम होता है, एक IND करें, इंसिजन एंड ड्रेनेज। जो सिस्ट स्वेलिंग का जो मेन पॉइंट होता है उसके ऊपर आप इंसिजन रखेंगे और इंसिजन के बाद पस ड्रेन कर देंगे। लेकिन उसमें हमको 2 चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है कि जब भी वो अंदर पस की कैविटी होती है तो हम लोग सिस्ट वॉल को भी निकालें, क्योंकि अगर हमने सिस्ट वॉल नहीं निकाला, खाली हमने इंसिजन ड्रेनेज कर दिया, तो वो सिस्ट वॉल की जैसे ही जहाँ से हमने ड्रेन किया वो सील होगा तो दोबारा अंदर पस कलेक्शन या फिर फ्लूइड कलेक्शन चालू हो जाएगा, तो 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद फीमेल को वापस बार्थोलिन सिस्ट हो सकता है।
तो दो चीज़ें ज़रूरी है, या तो हम लोग सिस्ट वॉल कम्प्लीटली निकालें, लेकिन सिस्ट वॉल कम्प्लीटली निकालने के प्रोसेस में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, इसलिए बहुत सारे डॉक्टर्स कभी कभी सिस्ट वॉल नहीं निकालते हैं। उसका दूसरा एक ऑप्शन होता है कि हम लोग मार्सुपिलाइजेशन करें। मार्सुपिलाइजेशन का मतलब है कि सिस्ट वॉल को हम लोग ऐसे उल्टा करके छोड़ दें। उल्टा करने से क्या होता है कि वो सिस्ट वॉल अंदर कैविटी नहीं रहती है और अंदर कलेक्शन नहीं होता है। अच्छा, कुछ फीमेल्स को ये बार्थोलिन सिस्ट साल में 2 बार 3 बार 4 बार रिकरेंट बार्थोलिन सिस्ट होता है, तो ऐसे केसेस में हमको आइडियली बार्थोलिन्स ग्लैंड ही निकाल देना चाहिए। बार्थोलिन्स ग्लैंड निकालने का भी बहुत छोटा प्रोसीजर होता है, 10 12 15 मिनट का प्रोसीजर होता है। जो ग्रंथि होती है बार्थोलिन्स ग्लैंड, अगर हम उसी को ही निकाल दें तो बार बार वो सिस्ट में इन्फेक्शन होने के चांसेस रह जाएंगे। पर ये हम लोग लास्ट ऑप्शन रखते हैं। पेशेंट को हम लोग प्रॉपर जेनेटल हाइजीन एडवाइस करते हैं, प्रॉपर ट्रिमिंग ऑफ हेयर्स एडवाइस करते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे प्रॉपर लुब्रिकेशन, यूज़ ऑफ लुब्रिकेटेड कॉन्डम्स एडवाइस करते हैं, टाइट क्लोथिंग पहनने का ना बोलते हैं। अगर इसके बाद भी रिकरेंट बार्थोलिन सिस्ट हो रहा है तो फिर हम लोग बार्थोलिन्स ग्लैंड रिमूवल को एडवाइस करते हैं। जैसे मैंने बताया, यूरिन पास करते टाइम पे भी बार्थोलिन्स ग्लैंड में इरिटेशन होता है। आइस आइस पैक बहुत अच्छा तरीका है पेन को रिलीव करने का। बार्थोलिन्स से क्या फर्टिलिटी पे फ़र्क पड़ता है? जो लोग बच्चे रखने का ट्राई कर रहे हैं, क्या उनको फ़र्क पड़ता है बार्थोलिन्स सिस्ट से? आंसर है नो। ओनली थिंग इसके बार्थोलिन्स सिस्ट, बार्थोलिन्स ग्लैंड जब बड़ा हो जाता है तो उससे इंटरकोर्स के टाइम पे पेन होता है। तो कभी कभी डिस्पेरिनिया के कारण लोग सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर पाते, तो उसके कारण शायद बच्चा रहने में थोड़ा सा डिले हो। पर से बार्थोलिन सिस्ट, इन्फेक्टेड बार्थोलिन सिस्ट से प्रेगनेंसी रहने ना रहने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत सारे लोग मेरे को ये पूछते हैं कि बार्थोलिन्स ग्लैंड बिना रप्चर हुए, बार्थोलिन सिस्ट बिना रप्चर हुए जा सकता है? 40-50% केसेस में अपने आप ही डिजॉल्व हो जाते हैं, उसका कुछ करना नहीं होता है। लेकिन लाइक आई सेड, हमको इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि वो इन्फेक्टेड नहीं हो रहा हो। और अगर उसमें पेन है, अगर बार्थोलिन्स ग्लैंड अपने आप पेन हो रहा है, टेंडर का मतलब जब छुए तब दर्द हो, पेन का मतलब है वैसे ही पेन हो, ये दोनों इन्फ्लेमेशन के साइंस होते हैं। और अगर उसको पेन और टेंडरनेस है, इसका मतलब है कि अंदर पस है, और पस है तो बिना ट्रीटमेंट के नहीं हो सकता है। या तो आपको उसको एंटीबायोटिक देना पड़ेगा, या उसका इंसिजन ड्रेनेज करना पड़ेगा, या अपने आप रप्चर होने का वेट करना पड़ेगा। तो बार्थोलिन्सिस का ट्रीटमेंट क्या है? सबसे पहले, अगर पेशेंट को पेन नहीं है, पेशेंट को फीवर नहीं है, पेशेंट को इंटरकोर्स करते टाइम पे कोई तकलीफ़ नहीं हो रही है, फीमेल को यूरिन पास करते टाइम पे तकलीफ़ नहीं है, तो फिर हमको उसको कुछ नहीं करना है, खाली वेट एंड वॉच करना है। घर पे बोल देंगे कि आप आइस पैक लगाएं, जेनेटल हाइजीन प्रॉपर करें, गुड प्रोबायोटिक सप्लीमेंट लें। अगर फीमेल को पेन है, फीवर है, टेंडरनेस है और वो शुरू के 3 दिन में हमारे पास आती है, तो हम लोग एक अच्छा एंटीबायोटिक देते हैं। मैं यूजुअली ऑगमेंटिन प्रेफर करता हूँ, एमोक्सिसिलिन क्लेविलिनिक एसिड का कॉम्बिनेशन 625 मिलीग्राम 3 टाइम्स ए डे फॉर 5 डेज। अगर और उसके साथ एक जनरस डोज ऑफ पेन किलर देते हैं हम लोग, ब्रोफेन, पैरासीटामोल या फिर वोवेरन, कुछ भी, या फिर स्टेरेशोपेप्टिडेज विद डाइक्लोफेनेक, हम लोग वो पेन किलर देते हैं। और पेशेंट को बोलते हैं कि आप 3 दिन या 5 दिन का दवाई लें। अगर 3 दिन के अंदर पेशेंट को पेन रिलीफ नहीं होता है, दैट मीन्स कि उसका पस कलेक्शन बढ़ रहा है, दोबारा री एग्जामिनेशन के लिए बुलाते हैं। और अगर पस पॉइंट कर रहा है तो उस पर निक रख देते हैं, पस पॉइंट नहीं कर रहा है तो फिर हम लोग उसको बोलते हैं कि हमको शायद आईएनडी करना पड़ेगा। तो इसमें ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। आईएनडी हर एक केस में नहीं कर सकते, उसका पस फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। और आपको समझना पड़ेगा, जब इन्फेक्शन होता है तो उसके अगले दिन पस नहीं होता है। पस फॉर्मेशन के लिए 5 से 7 दिन इन्फेक्शन का होना ज़रूरी है। और पस फॉर्मेशन के पहले अगर हमने उसको आईएनडी के लिए ले लिया तो फिर आईएनडी काम नहीं करेगा। तो ये चीज़ समझनी ज़रूरी है। पस हमको कैसे पता चलेगा? हम लोग उसका सर्जरी में जब हम लोग थे तो हम लोग उसको स्वेलिंग को दबा के देखते हैं। अगर उसके अंदर फ्लूइड कलेक्शन केविटी है और क्लोज केविटी है तो एक जगह जब दबाएंगे तो दूसरी जगह उसका पॉइंट होगा। तो पस एक जगह जब आप ऐसे ऐसे दबाएंगे तो उसकी फर्स्ट फील्ड कैविटी आपको पता चल जाएगी, और जहाँ पस पॉइंट हो रहा होगा वहाँ पर हमको निक रखना है। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल पॉइंट है कि आईएनडी करने के लिए पस फॉर्मेशन ज़रूरी है और पस का पॉइंट करना ज़रूरी है, ताकि आप उस जगह निक रख सकें। और आईएनडी में यूजुअली ग्रेविटी के हिसाब से लोएस्ट पॉइंट पे निक रखते हैं, सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे हम लोग
नहीं रखते, क्योंकि ताकि ग्रेविटी के हिसाब से फ्लूइड और पस ड्रेन हो सके। अच्छा, फास्टेस्ट वे टू क्योर बार्थोलिन सिस्ट, मैंने बोला आइस एप्लीकेशन, पेन किलर, एंटीबायोटिक्स, और अगर रिलीफ नहीं हो तो फिर, और जैसा मैंने कहा कोई किताबों में नहीं लिखा है, हम लोग ग्लिसरीन मैक्सल देते हैं, बहुत अच्छा काम करता है। बार्थोलिन्स ग्लैंड, अगर जैसे मैंने आगे वीडियो में बात किया कि हम लोग बार्थोलिन्स ग्लैंड रिकरेंट बार्थोलिन सिस्ट में निकाल देते हैं तो उससे कोई तकलीफ होती है। बार्थोलिन्स ग्लैंड का खाली एक ही फंक्शन है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे लुब्रिकेशन, फ्लूइड सिक्रेशन करना, ताकि लुब्रिकेशन हो। अगर बार्थोलिन्स ग्लैंड निकाल देते हैं तो एक साइड का बार्थोलिन्स ग्लैंड निकाल देंगे तो शायद जो उसका सिक्रेशन है वो कम होगा, लुब्रिकेशन कम होगा सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे, बाकी फीमेल को कोई तकलीफ नहीं होगी। छोटा सा सर्जरी होता है, हॉस्पिटल में 2-4 घंटे रहना पड़ता है, हफ्ते 10 दिन के लिए पेरिनियल केयर करना पड़ता है। बार्थोलिन्स ग्लैंड निकालने के बाद हॉट सिस बात करना पड़ता है, 2-4-5 दिन का एंटीबायोटिक और 3-4 दिन का पेन किलर। ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं होता है, बार्थोलिन्स ग्लैंड की एक छोटी सी सर्जरी होती है। क्या बार्थोलिन सिस्ट को हम लोग सर्जरी के बिना क्योर कर सकते हैं? जैसे मैंने बताया, आइस पैक एप्लीकेशन, हॉट सीट्स बाथ, गुड एनाल्जेसिक, इससे लगभग ठीक हो जाता है। अच्छा, बार्थोलिन्स ग्लैंड को क्या प्रिवेंट करने के लिए क्या करेंगे, और अदर वर्ड्स में बार्थोलिन्स ग्लैंड को हेल्दी रखने के लिए क्या करेंगे? सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस, मतलब सिंगल पार्टनर, good amount of lubrication, good lubricated condom, avoid shaving, use trimmers or clippers or depilation creams for pelvic hair removal, and hot sis bath regularly. Avoid use of tight underpants, tight undergarments. ये सारी चीज़ें बार्थोलिन्स ग्लैंड को हेल्दी रखेंगे। अच्छा, जिन लोगों को बार्थोलिन्स सिस्ट है क्या वो एक्सरसाइज कर सकते हैं? अगर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो एक्सरसाइज करने में कोई तकलीफ नहीं होती। हालांकि बहुत रेयर केसेस में हैवी स्ट्रेनस एक्सरसाइज करेंगे जिसमें ट्रॉमा के चांस होंगे, जैसे कभी कभी साइकिलिंग हो सकता है, तो उसमें अगर ट्रॉमा हुआ तो बार्थोलिन्स सिस्ट के अंदर ब्लीडिंग हो सकता है। ब्लीडिंग के बाद में उसमें पस फॉर्मेशन के चांस रहते हैं। तो इस वीडियो के कंक्लूजन में मैं 4 चीज़ें बोलूँगा। बार्थोलिन सिस्ट अगर आपको हो गया है तो चिंता की बात नहीं है। छोटा बार्थोलिन सिस्ट अगर आपकी डेली लाइफस्टाइल में कुछ प्रॉब्लम नहीं करता है तो हमको उसकी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप चला जाएगा। अगर वो साइज़ बड़ा हो गया और उसमें पस है, फीवर है, टेंडरनेस है, तो डॉक्टर को तुरंत मिले, एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, आइस एप्लीकेशन करें। घर पे अपने आप आइस एप्लीकेशन, हॉट सिस्ट बाथ, सेवलॉन, डेटॉल के पानी में बैठ सकते हैं। टाइट अंडरगारमेंट्स अवॉइड करें। गुड प्रोबायोटिक डाइट लें। प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक रिच डाइट लेने से क्या होता है, वजाइना का जो कॉमेंसल ऑर्गेनिज्म होता है उसमें लैक्टोबैसिलस हमको चाहिए। लैक्टोबैसिलस आपका वजाइना का पीएच मेंटेन करेगा। वजाइना का पीएच 4.3, 4.4, 4.5 होना चाहिए। अगर वो एसिडिक पीएच रहेगा तो उसमें बाहर के इन्फेक्शन होने के चांस कम है। अगर बाहर के इन्फेक्शन होने के चांस कम रहेंगे तो ऑटोमेटिकली बार्थोलिन सिस्ट में भी इन्फेक्शन होने के चांस कम रहेंगे। और दही में प्रोबायोटिक्स मिलता है, सारे सैलड्स में प्रोबायोटिक्स मिलता है। आप गूगल पे प्रोबायोटिक रिच डाइट जाके देख सकते हैं, प्रीबायोटिक रिच, और या फिर आप ओरल सप्लीमेंट्स ले सकते हैं प्रोबायोटिक्स के। सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस, सेफ हाइजीन, अवॉइड टाइट अंडरगारमेंट्स, ये सारी चीज़ें हैं। और अगर इसके बाद भी नहीं मिलता है तो एक छोटा सा प्रोसीजर, बार्थोलिन सिस्ट से रिलीफ नहीं मिलता है, पस फॉर्मेशन है, ज़्यादा पेन हो रहा है, तो छोटा सा प्रोसीजर होता है 5 मिनट का, शायद बिना एनेस्थीसिया के भी कर सकते हैं। आईएनडी करके एक निक रख के पस ड्रेन करेंगे, पेन रिलीफ हो जाएगा। परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए तो या तो सिस्ट को मार्सुपिलाइज करें या फिर सिस्ट ग्लैंड को ही निकाल दें, तो उस साइड का आपका बार्थोलिन्स ग्लैंड रिमूव हो जाएगा। अच्छा, कभी किसी को लेफ्ट साइड पे होता है, कभी किसी को राइट साइड पे बोलता है। पेशेंट बोलता है सर लास्ट टाइम 2 महीने पहले इस लेफ्ट साइड का ट्रीटमेंट कराया, अभी राइट साइड पे हो गया। जैसे मैंने बताया, सेक्सुअली एक्टिव फीमेल्स में ये बार बार होगा, इसके लिए ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार, बाय बाय।